नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अमित शाह ने फिर जयंत चौधरी का किया रुख, कहा अखिलेश आपकी नहीं सुनेंगे। संयुक्त किसान की यूपी के किसानों से अपील, चुनाव में बीजेपी को सजा दें। राहुल ने लोकसभा में सरकार को घेरा, राहुल पर हमलावर हुए बीजेपी नेता। अखबार का दावा, गलवान में मारे गए थे चीन के 38 सैनिक। और हरियाणा में प्राइवेट जॉब्स में 75% लोकल रिजर्वेशन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और वो खबर जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश के चुनाव की। जी हां, आज अमित शाह गृह मंत्री अपने बुलंदशहर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है उसके चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए थे और आज उन्होंने फिर से एक बार जयंत चौधरी को जीतने की कोशिश की, जयंत चौधरी को साधने की कोशिश किया कि कुछ न कुछ वो ऐसा बोले और जयंत चौधरी के दिमाग में वो कीड़ा पड़ जाए कि उन्हें समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करना पड़े। अब आज उन्होंने क्या कहा? अमित शाह आज अनूप शहर जो एक इलाका है बुलंदशहर का, वहां पर संबोधन कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव अपने चाचा की और अपने पिता की तो सुनते नहीं है, तो फिर जयंत जी आपकी क्या सुनेंगे। और उन्होंने यही कहा कि आप अभी भी सोच लो, जब सरकार बनेगी तो आप सरकार से बाहर हो जाओगे और आजम खान जैसे लोग अखिलेश सरकार का हिस्सा बनेंगे। साथ में उन्होंने एसपी पर हमला भी किया कि जो कानून व्यवस्था है वो एसपी नहीं संभाल सकती है, एसपी निश्चित रूप से सरकार नहीं बनाएगी और वो लोगों से जनसंपर्क नहीं करते, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ऐसा अमित शाह का कहना है। और हमेशा जयंत बाबू को अपने पास यानी कि अपने बगल में खड़ा करते हैं, लेकिन जब तवज्जो देने की बारी आएगी तो अखिलेश यादव ऐसा नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा है कि आरएलडी को यानी कि राष्ट्रीय लोकदल को उस सत्ता से पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से जयंत चौधरी को अमित शाह ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से जो आपने गलती की है उस गलती को अभी भी सुधार लो और बीजेपी के साथ आ जाओ। ये कहना अमित शाह का दूसरी बार है कि जब अमित शाह ने जयंत चौधरी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है, उनका रुख किया है, क्योंकि अमित शाह ये जानते हैं कि बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यात्रा, चुनावी यात्रा आसान नहीं है और ये यात्रा राष्ट्रीय लोकदल के बिना संभव नहीं है। इसलिए बीजेपी बार बार अमित शाह जयंत चौधरी को जीतने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ ऐसा कहें और जयंत चौधरी बीजेपी में आ जाए। लेकिन जयंत चौधरी का ये कहना है, पिछले दिनों उन्होंने क्या कहा था कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं कि मैं घूम जाऊंगा या पलट जाऊंगा। और यही बात कल भी उन्होंने कही थी। अमित शाह ने जब उन्होंने कहा था कि एक राष्ट्रीय लोकदल के नेता जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अमित शाह ने उनसे ये कहा था कि मैं आपको हेमा मालिनी बना दूंगा, आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। तो कल जयंत चौधरी ने क्या कहा था कि मैं हेमा मालिनी नहीं हूं, ना हेमा मालिनी बनना चाहता हूं। तो एक तरीके से जयंत का बार बार ये जवाब आ रहा है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। और अमित शाह का ये बार बार कहना जयंत चौधरी को कि देखिए आपको तो दरकिनारी कर दिया जाएगा, आप साइडलाइन हो जाएंगे, ये इस बात का साफ संकेत है कि बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राह आसान नहीं है। और ये बात शायद अमित शाह को बहुत अच्छे से पता है और इसीलिए वो बार बार गुहार लगा रहे हैं जयंत चौधरी का। तो क्या बीजेपी की नैया अब जयंत चौधरी के हाथ में है? जयंत चौधरी ने तो मना कर दिया कि वो बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे अमित शाह ऐसे में? फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर में बात करते हैं संयुक्त किसान मोर्चा की, जिसने आज एक प्रतिज्ञा पत्र जारी किया और उस पत्र में ये कहा गया है कि जो 58 संगठनें हैं संयुक्त किसान मोर्चा की, वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगी और 9 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगी। और उसमें प्रतिज्ञा पत्र में ये भी बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि ये किसान विरोधी सरकार के कान खोलने के लिए इस चुनाव में सजा देने की जरूरत है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब बीजेपी के नेता आए तो आप उनसे सवाल करें, आप उन्हें हमारी चिट्ठी की बार बार याद दिलाएं और जितनी भी मांगे थी किसानों की, चाहे वो अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की बात हो या एमएसपी की बात हो, तमाम जो वादा जो पूरा बीजेपी ने नहीं किया है उसकी सजा बीजेपी को चुनाव में दिया जाए। और ये सारी बातें इस प्रतिज्ञा पत्र में लिखी हुई हैं। तो एक तरफ
अगर आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने अगर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई हैं तो ये जो मुश्किलें हैं उनको एम्पलीफाई करता है किसानों का मुद्दा। भले ही राकेश टिकैत ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हाथ ना मिलाया हो और डायरेक्ट पॉलिटिकल सपोर्ट ना हो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ ये जो किसान मोर्चा है ये बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, और ऐसी मुश्किलें जो कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी भी नहीं सोच सकते हैं। तो ये किसान मोर्चा जो एक अंडर करंट है जो बीजेपी के खिलाफ, उसको एम्पलीफाई करेगा। और ऐसा लगता है कि इस किसान मोर्चा के इस प्रतिज्ञा पत्र में जो लिखा हुआ है और जिस तरीके की मुहिम जारी रहेगी कि ये किसान बीजेपी के खिलाफ जाकर सारे चुनावी राज्यों में, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहां जाके प्रचार करेंगे, तो ऐसे में लोगों के मन में यही धारणा बनेगी कि बीजेपी की सरकार किसान विरोधी है, अन्नदाता विरोधी है। और ऐसे में वोटर क्या करेगा? वो यही सोचेगा कि जो बीजेपी की नीतियां हैं वो जब किसानों के हित में नहीं है तो फिर हमारे हित में क्या होगी। तो क्या बीजेपी की हार निश्चित नजर आ रही है? और अगर हार निश्चित ना भी हो तो किसान बीजेपी के वोट को कितना डेंट कर पाएंगे? इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। तीसरी खबर में बात करते हैं राहुल गांधी के लोकसभा के अंदर दिए गए कल के भाषण की। जी हाँ, ऑलमोस्ट 24 घंटे होने को आ चुके हैं और राहुल गांधी ने एक बहुत ही शानदार भाषण दिया जिसमें उन्होंने दो भारत की बात की। एक ऐसा भारत जिसमें कि असमानता बहुत है, एक तबका बहुत ज़्यादा अमीर है, एक तबका बहुत गरीब है, बेरोजगारी की बात की, विदेश नीति की विफलता की बात की, और जो सबसे बड़ी बात जो वाकई में बीजेपी को चुभ गई वो ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना नाम लिए हुए उनको शहंशाह के रूप में उल्लेख किया राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि शहंशाह की ही सिर्फ चलती है, और भी राजा थे इतिहास में, जैसे अशोक का उन्होंने जिक्र किया कि अशोक ने हर जगह जाकर एक पिलर लगाया हुआ था ये दिखाने के लिए कि देखिए ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का अपमान कर रही है बीजेपी की सरकार, ऐसा कहना था राहुल गांधी का, जिसको लेकर तमाम बीजेपी नेता अब बरस पड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बड़ी कंफ्यूजिंग स्पीच थी और दिशाहीन थी और उन्हें संविधान की समझ नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि रिपब्लिक शब्द है और वो उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स बता रहे हैं। तो इसको लेकर एक सियासी उबाल कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिला है। इधर निशिकांत दुबे जो बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने विशेषाधिकार प्रस्ताव भी पेश कर दिया है और कहा है कि ये तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, जो पावर्स दी जाती हैं एक सांसद को, ये उसका उल्लंघन है। अब इसकी सजा क्या होती है? अगर स्पीकर चाहे तो इसमें वार्निंग मिल सकती है, उनको डांटा फटकारा जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो इस तमाम तरीके की बातें कही गई हैं, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और जिन मुद्दों को राहुल गांधी उछाल रहे थे तो उन मुद्दों पर बीजेपी बात नहीं करना चाहती। अब दो तीन बातें हैं। राहुल गांधी की स्पीच 43 मिनट की थी, बहुत शानदार स्पीच। ऐसी स्पीच शायद राहुल गांधी ने पहले कभी नहीं दी। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के हिंदी और अंग्रेजी दोनों में वो स्पीच थी। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि एक पॉलिटिकली मैच्योर नेता जो होता है उसकी तरह, जिसको कि बीजेपी अभी तक पप्पू बता रही थी, तो उसी पप्पू ने मुद्दों की बात करी है और इसी से बीजेपी को दर्द हो रहा है। राहुल गांधी ने वो सारे इश्यूज उठाए जिन इश्यूज से बीजेपी दूर भाग रही है और गोलमोल जवाब देती है। उन इश्यूज को संसद के पटल पर राहुल गांधी ने रखा और वो भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान। तो इससे अहम कोई अवसर नहीं होगा, और उस अहम अवसर में जबकि चुनाव सिर पर है और राहुल गांधी का ये कहना वाकई में महत्वपूर्ण है, और एक जो पॉलिटिकल मैसेजिंग राहुल गांधी की थी वो उन्होंने कर दिया, बीजेपी को अनकंफर्टेबल कर दिया। बीजेपी बिल्कुल असहज हो गई है और पूरी आईटी सेल, सेंट्रल मीडिया यूनिट, तमाम केंद्रीय मंत्री, 19 केंद्रीय मंत्री, 4 मुख्यमंत्री, 20 बड़े बड़े नेता, सब आईटी सेल के साथ लग गए हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी को पप्पू बताया जाए और ये कहा जाए कि राहुल गांधी की जो स्पीच थी वो बिल्कुल तर्कहीन थी। यहां तक कि बीजेपी नेता ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो, जैसे गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी तो चाइना की कठपुतली हैं और वो वही बातें कहते हैं जो चाइना के अखबारों में सुर्खियां बनती हैं। तो ये तमाम बातें इसमें कही गई हैं, लेकिन बात यह है कि जो चुनावी मुद्दे हैं, बेरोजगारी का और जो चाइना का मुद्दा है, जिसके आधार पर नेशनलिज्म और जो राष्ट्रवाद की बात बीजेपी करती है, उन सारी चीजों को डिबंक किया है राहुल गांधी ने, जिसका जवाब आज बीजेपी के पास नहीं है। अब सवाल आता है कि इस भाषण का असर क्या चुनावी राज्यों में होगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन
कांग्रेस के पास जो अगली चुनौती है कि इस तरीके का भाषण बहुत अच्छा तो है, लेकिन जनता को इसके पहले समझ में आए, राहुल गांधी के मीम्स बन जाते हैं, राहुल गांधी का मजाक उड़ जाता है, और इस प्रोपेगेंडा को कैसे काउंटर करेगी कांग्रेस, ये कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, भले ही कितना अच्छा भाषण राहुल गांधी ने दिया हो, ये चुनौती अपने आप में है ही। इसे कैसे निपटेगी कांग्रेस, ये कांग्रेस ही बता सकती है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर में बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन अखबार क्लैक्सन की, जिसने की एक बहुत सनसनीखेज एक खुलासा किया है, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट किया है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक 15 जून 2020 में जो गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी, उसका उल्लेख किया गया है। ये एक खोजी रिपोर्ट का दावा है कि चीन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, कहीं उससे ज्यादा जितना कि चीन का दावा था। ये जो ऑस्ट्रेलियन पेपर है, इसका नाम है क्लैक्सन, और उसमें ये कहा गया है बिल्कुल कि बहुत सारे जो चीनी सैनिक थे वो बह गए थे सब जीरो टेम्परेचर्स में, कई तो डूब भी गए। उसमें यह भी कहा गया है कि तथ्यों को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी और 2 अलग अलग हिंसक झड़पों को जोड़ा गया था, और सैनिकों के मरणोपरांत उनको पदक भी देने की कवायद की थी चीनी सरकार ने। तो इन तमाम चीज़ों को उसमें कहा गया है, और मरने वालों की संख्या 38 बताई है, जबकि आधिकारिक तौर पर चाइना ने यह कहा था कि देखिए उनके 4 सैनिक मारे गए हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियन अखबार, जिसने कि बहुत सारे सोशल मीडिया रिसर्चर्स की एक कमेटी भी बनाई, और उस कमेटी ने सारा शोध करके ये सारे फैक्ट्स निकाले हैं कि 38 चीनी सोल्जर्स उसमें मारे गए थे। और जो ये पूरा मुद्दा था, ये किस लिए भड़का, अस्थाई पुल निर्माण को लेकर ये हिंसक वारदात शुरू हुई थी, और फरवरी 2021 में चीनी सरकार ने ये कहा था कि अब जो लोग वहाँ मारे गए हैं तो उनके लिए मेडल्स मिलेंगे उनको, और चाइना ने तथ्यों को छुपाने की कोशिश की है, और ये तमाम बातें इसमें लिखी गई हैं। तो ये एक बात तो साफ है कि जिस तरीके की एक खोजी पत्रकारिता के तहत चीनी सरकार के जो छुपे हुए राज हैं वो सामने आते हैं कि 4 नहीं 38 सोल्जर्स मारे गए थे, उसके विपरीत एक और जो चीज सामने आती है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न कोई घुसा है न घुसेगा, और कोई भी पोस्ट नहीं बनी है चाइना की। तो ये इस बात का भी खंडन करता है कि अगर इतने सारे चाइनीज सोल्जर्स मारे गए हैं तो यानी कि घुसपैठ हुई है। अब क्या इस ऑस्ट्रेलियाई अखबार का खंडन क्या बीजेपी सरकार करेगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी यही कहेंगे कि कोई नहीं घुसा था? यानी कि इंट्रूजन हुआ है, घुसपैठ हुई है, चीनी सोल्जर्स भारत की धरती पर आए हैं, घुसे हैं, और इसीलिए हिंसक झड़प हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही कहना है कि कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। और जब भी चाइनीज एग्रेशन की बात विपक्षी सरकार या विपक्षी दलों के जो नेता हैं जब उठाते हैं, जैसे कि राहुल गांधी ने भी कई बार उसको पुरजोर तरीके से उठाया है, तो उसका खंडन कर दिया जाता है या बीजेपी इसको लेकर चुप हो जाती है। अब ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने भी इसका खुलासा किया है। तो क्या आज भी बीजेपी की सरकार यही कहेगी कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है? क्या इसका जवाब बीजेपी को नहीं देना चाहिए? क्या इसका जवाब राष्ट्र के सामने बीजेपी को नहीं देना चाहिए? देखना होगा कि बीजेपी देती है या नहीं देती। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर में बात करते हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की। आपको याद होगा कि पंजाब जो हरियाणा की सरकार है उसने एक कानून निकाला था जिसमें 75% आरक्षण लोकल लोगों को, यानी कि स्थानीय लोगों को प्राइवेट जॉब्स में दिया जाएगा, चाहे वो सोसाइटीज हो, चाहे ट्रस्ट हो, लिमिटेड कंपनीज हो, उनके लिए ये आरक्षण 75% दिया गया था, जिसके बाद इंडस्ट्री की तरफ से बहुत सारी याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल की गई। आज उसी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इंटरिम स्टे लगा दिया है उस कानून पर, क्योंकि ये कहा गया था कि 15 जनवरी 2022 से ये कानून लागू कर दिया जाएगा। तो जो हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, उसने इस पर PIL पर रोक लगा दी है। अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि अब एक स्पेशल लीव पिटिशन फाइल किया जाएगा और उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हरियाणा ने ये कहा था कि 75% हम आरक्षण लोकल लोगों को देंगे। हरियाणा की सरकार ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए कि देखिए हम स्थानीय लोगों को हम रोजगार देंगे और इतने सारे लोगों को प्राइवेट जॉब्स देंगे, इसको कहकर इस कानून को लागू किया गया। लेकिन इंडस्ट्री का ये कहना था कि इंडस्ट्री को स्किल्ड मैन पावर चाहिए और उससे उनके ऑपरेशंस पर फर्क पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जो टेक कंपनीज हैं, वो हरियाणा के बाहर चली जाएंगी। जाहिर सी बात है कि अगर उनको ह्यूमन कैपिटल नहीं मिलेगा तो उनके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स पर असर पड़ेगा। दूसरी ये चीज कही गई थी इंडस्ट्री की तरफ से कि ये गैर संवैधानिक है
भेदभावपूर्ण है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि मौलिक अधिकार है कि आप जहां चाहें वहां नौकरी कर सकते हैं और जो कंपनी चाहे वहां पर अपना प्लांट लगा सकती है, जैसी भी चाहे लोगों को रख सकती है, तो ये सारी चीज़ों का उल्लंघन है। तो इसको लेकर आज हरियाणा हाईकोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। लेकिन ये जो मौलिक अधिकार है, गैर संवैधानिकता की बात की गई है, भेदभावपूर्ण एक्ट है, क्या ये स्पेशल लीव पिटिशन जब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा तो ये क्या स्क्रूटनी स्टैंड करेगा सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक तरीके से इस पर रोक लगा दिया है। और जो बार बार ये कहा जा रहा था कि कोई भी सरकार इस तरीके के प्रतिबंध नहीं लगा सकती है कि आपको जॉब्स देनी है, वो भी लोकल लोगों को ही 75% आपको जॉब्स देनी है, तो ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है जब स्पेशल लीव पिटिशन फाइल किया जाएगा। फिलहाल जो ये हरियाणा सरकार का जो ये दांव था, ये ऐसा लग रहा है कि फेल हो गया है। हरियाणा सरकार को लग रहा था कि वो इस तरीके का कानून लाकर और जब चुनाव आएंगे तो ये कहेगी कि देखिए हमने कितनी सारी प्राइवेट जॉब्स के लिए स्थानीय लोगों को हमने आरक्षण दिया। तो वो दांव यहाँ पर खट्टर सरकार का फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये स्पेशल लीव पिटिशन है, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेता है। एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव में भी इसका मुद्दा बन सकता है और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इस समय बेरोजगारी को लेकर इतनी बड़ी चुनावी बहस और एक इतनी बड़ी बहस इस समय पूरे देश में छिड़ी हुई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है, ये देखना बहुत रोचक होगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीनू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।